पर्दे कोई बच्चा सुना रहा है, लास्ट क्लास में सुनाया नहीं था पर्दे आपने। मैं सुना दूं सर? सर सुना दूं? बिल्कुल, कोई भी सुना दो। बोलो पर्दे। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। मम्मी हमारी गलतियों पे पर्दे डालती है। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस पे पर्दे डाल दो। मम्मी तुम्हारी गलतियों में पर्दे डालती है, तुम अकाउंटिंग की लिमिटेशन में पर्दे डाल दो। पी बोले। इग्नोर प्राइस चार्जेस। इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है। बहुत बढ़िया। और बोले जी सहज। ए नहीं तो मैं बताऊं? और कोई बोले इग्नोर्स। सर इग्नोर्स Qualitative aspects. Qualitative aspects are that provides unrealistic Provides unrealistic information. provides कई बारी अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन देती है। और डी Window dressing. विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग में गड़बड़ियां पॉसिबल हैं। ई Not fully is not exact. exact. अकाउंटिंग Not fully exact. फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होती। ये हमने 5 पॉइंट किए थे। लिमिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर में अगर कोई बच्चा कहे कि सर 3 टॉपिक बताओ जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो बेटा उन 3 टॉपिक में एनपीओ एस की पावर 3, डेली कार्स और ये पर्दे, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट। यानी एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, डिसएडवांटेजेस और डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग। यानी स्कूल टीचर को पहले चैप्टर से थ्योरी देनी होती है, तो हर स्कूल टीचर के फेवरेट ये 3 क्वेश्चन है। हाँ, अगर चैप्टर 1 जो है 4 नंबर से ज्यादा का देना है तो फिर तो और भी चीजें आ जाती हैं, लेकिन अगर 4 नंबर का ही आना है और एक ही क्वेश्चन देना है तो टीचर इन्हीं तीनों में से एक उठा के देती है। 90% चांसेस इन्हीं तीनों क्वेश्चन के आने के रहते हैं कि इन तीनों में से कोई एक आएगा। दैट इज लिमिटेशन, एडवांटेजेस या फिर एनपीएस की पावर 3 मतलब डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। और भी ऐसी बातें नहीं है कि इस चैप्टर में और चीजें नहीं है। एक नई बुक में नया टॉपिक एक बना दिया, रोल ऑफ अकाउंटिंग। रोल ऑफ अकाउंटिंग इज सारे पॉइंट एडवांटेजेस वाले ही हैं, तो इसलिए रोल ऑफ अकाउंटिंग आपको एडवांटेजेस करा दिए, वहां से आप सारा समझ लेंगे, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट पढ़ देता हूँ। मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड पॉइंट कर चुके हैं। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, एविडेंस इन कोर्ट। अदर्स में वही लोन वाली बात लिख दी, सेल ऑफ बिजनेस वाली बात लिख दी, मतलब सारे पॉइंट एज इट इज एडवांटेजेस वाले डाल दिए। अलग से टॉपिक क्यों बनाया मुझे समझ नहीं आया। रोल ऑफ अकाउंटिंग एडवांटेजेस की तो बात कर रहा है। व्हाई दे हैव क्रिएटेड अ सेपरेट टॉपिक, आई डोंट नो। पुरानी बुक्स में अगर 4 साल या 3 साल पुरानी बुक में चले जाओ, ये टॉपिक ही नहीं मिलेगा। 2019 या 18 से ही डाला इन्होंने ये टॉपिक, 1-2 साल ही हुए मुश्किल से। सारे एडवांटेजेस वाले पॉइंट है। और रोल का मतलब ही क्या है कि क्या रोल है अकाउंटिंग का, एडवांटेजेस की ही बात कर रहा है। हाँ जी, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एक टॉपिक है। इसके बाद अगर आपके पास अपनी अपनी बुक्स हैं, हम जो बचे कुछ टॉपिक हैं वो कवर करेंगे आज की क्लास में। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बच्चों, अकाउंटिंग की 5 ब्रांचेस हैं। हमारे कोर्स में 3 ही है। हमारे कोर्स में 3 ही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम बुक पढ़ रहे हैं इसका नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो प्रॉफिट लॉस, असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम, फाइनेंशियल पोजीशन, इन सब चीजों से डील करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग which deals with the determination of the cost of the product, process, service। ये पेंसिल कितने की बनी, इसकी कॉस्ट क्या आई, कितने की बेचनी है। तो जब कितने की बेचनी है उससे पहले पता लगे बनी कितने की है। सिमिलरली ये बुक कितने की बेचनी है मार्केट में, तो पहले
सुल्तान चंद एंड सन्स ये पता लगाएंगे कि इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट क्या आ रही है, क्या खर्चा पड़ रहा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस प्रोसेस, सो दैट ताकि उसका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया जा सके, सो दैट इट्स सेलिंग प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड। Cost accounting, again I'm saying cost accounting deals with the determination of the cost of a product, service or process so that its selling price can be determined. तीसरा जो हमारे कोर्स में है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करता है डिसीजन मेकिंग से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या प्रोडक्ट नहीं बनाना। पॉलिसी मेकिंग, क्या कंपनी की पॉलिसी होगी, कैश पे बेचेगी, क्रेडिट पे बेचेगी। सर फ्यूचर गोल्स। हाँ जी सर फ्यूचर गोल्स आ सकता है इसमें मैनेजमेंट में? क्या फ्यूचर क्या? सर फ्यूचर गोल्स। हाँ फ्यूचर गोल्स वही डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होगी कि हमारे गोल्स क्या हैं। हमें एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन देखनी है, हमें सेल बढ़ानी है 20%, तो 20% सेल बढ़ाना इस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा कि अब हमें सेल बढ़ानी है तो क्या क्या करें। तो ये सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आएगा। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है दैट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। हाँ जी मैडम कुछ कहना था, कुछ आए थे आप? डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस बना रहा हूं मैं, अभी तुम्हें सर्विस दे रहा हूं, या प्रोसेस। और कॉस्ट को क्यों पता लगाना है? ताकि हम सेलिंग प्राइस पता लगा सके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद इनकम, एक्सपेंस, profit, assets, liabilities, financial position, etc. जो बुक हम पढ़ रहे हैं इस बुक का नाम भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। अगर बुक का फर्स्ट पेज देखेंगे तो you'll find the word written there as financial accounting। फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखेंगे आप, ये लिखा हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इस पूरी बुक में फाइनेंस के बारे में, क्या कमाया, क्या गवाया, क्या प्रॉफिट है, क्या खर्चे हैं, क्या इनकम है, तो ये सारी जो हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग क्लास में, दिस ऑल इज कवर्ड अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जितनी मोटी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक देख रहे हो बीकॉम में, सीए में, उतनी मोटी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है, उतनी मोटी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक है। एमबीए में भी आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे जब आप एमबीए कर रहे होंगे किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से। हो सकता है कोई इंडिया के बाहर गया हो, कोई आम इंदौर कर रहा हो, कोई और कहीं से कर रहा हो, अमेठी से कर रहा हो, तो वो जहाँ पे भी करेंगे आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स वहाँ सीखने होंगे। किताबें तो पढ़ेंगे ही, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे। कुछ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हमारे कोर्स में नहीं है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जो हम आगे भी बहुत कम चांस है कि हम पढ़ेंगे। सीए फाइनल में है ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। हाँ थ्योरेटिकली हम पढ़ लेंगे जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे होंगे ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पढ़ लेंगे। 11th के अंदर हो सकता है आपको कहीं पे दे रखा हो। हाँ जी बोलिए कुछ। सर आपने सारी ब्रांचेस पढ़ी हुई थी सीए? हर लेवल पे, एक लेवल पे तो नहीं सारी पढ़ाते, क्योंकि सीए में लेवल होता है। लेवल 1 का नाम सीए फाउंडेशन है, फिर जब ये क्लियर होता है तो सीए इंटर करनी होती है, फिर जब ये क्लियर होता है तो सीए फाइनल होती है। अब उसमें भी ग्रुप बटे होते हैं, सीए इंटर में भी 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो ये सारा प्रोसेस 5 साल 4.5 साल लेता है। इट टेक्स 4.5 years अगर आप बिना फेल हुए बनते हैं, और अगर एक आध बारी लटक जाते हैं तो वो आधा साल और बढ़ जाता है, क्योंकि साल में 2 बारी पेपर होते हैं। तो मैंने नहीं, जो भी सीए बना उस सबने पढ़ी है, मैं कोई अकेला नहीं हूँ कि जिसने पढ़ी है। जितने भी चार्टर्ड होंगे हमारे देश में सभी पढ़ के आए होंगे, बिना पढ़े तो पेपर देंगे ही नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिसमें सोसाइटी के बारे में हमने क्या किया,
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के डिटेल्स बनती हैं, तो ये दो हम नहीं पढ़ेंगे। मैंने नाम लिखवा दिया, ये भी सिर्फ आपको पता है, बाकी दुनिया में जब आप अपने दोस्तों से बात करेंगे, हो सकता है कि आप टीचर से ही बात करें तो उनको भी ये नाम ना पता हो। तो आपको सिर्फ 3 नाम जानने हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एज फार एज 11th इज कंसर्न। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अगला टॉपिक जो हमें करना है, मुझे शीट से जरा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्लास इसमें जो क्वेश्चन आएगा, जो ऊपर वाला है ना, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसके चांसेस कम है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, जो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, नीचे जो टॉपिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। जो ऊपर वाला टॉपिक है पेज नंबर 1.9 पर, पेज नंबर 1.9 पर जो टॉपिक है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू P&L, रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, रिलेटिंग टू कैश फ्लो, ये वाले टॉपिक पे बस आप रीड मार दें, इस पे आप रीड मार देंगे, ये एग्जाम में आने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू P&L जो है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएगा, वो आपको एक्सपेंस बताएगा, पूरे साल में क्या क्या खर्चे हुए, क्या क्या इनकम हुई, इनकम कितनी रही, खर्चे कितने रहे, नेट प्रॉफिट क्या कमाया आपने या नेट लॉस हुआ। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन में आपको असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताया जाएगा कि हमारी कंपनी कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश फ्लो, कैश फ्लो में ये बताया जाएगा पूरे साल में कितना पैसा जा रहा है और कितना पैसा आ रहा है, इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो कितना है। तो ये वाला टॉपिक किसी भी स्कूल में कभी भी नहीं आएगा लिखित में गारंटी के साथ, सिर्फ रीड मार देना कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये छोटा सा पैराग्राफ है, नेवर एवर विल अपीयर इन एग्जाम, बट आपको पता होना चाहिए कि P&L क्या बताता है, बैलेंस शीट क्या बताती है, कैश फ्लो में क्या इंफॉर्मेशन होती है। जस्ट ए प्लेन रीडिंग। क्या पूछ सकता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अगर आप किसी कंपनी की XYZ लिमिटेड की कोई आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो तो उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए। इसको ऐसे समझें, इसको ऐसे समझें, मान लें मिस्टर ए की शादी मिस बी से हो रही है, मिस्टर ए की शादी मिस बी से हो रही है, तो मिस्टर ए क्या चाहता है कि बी में क्या क्या खूबियां हो, और मिस बी क्या चाहती है मिस्टर ए में क्या क्या खूबियां हो शादी करते समय। तो ऐसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में खूबियों की बात हो रही है, क्वालिटीज की बात हो रही है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए। किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, वो रिलायबल होनी चाहिए, वो रेलेवेंट होनी चाहिए, और वो कंपैरेबल होनी चाहिए। ये 4 खूबियां एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए कि वो समझने योग्य हो। अंडरस्टैंडेबल का मतलब समझने योग्य, रिलायबल का मतलब विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके, रिलायबल, रिलाय से रिलायबल बना, जिस पर रिलाय किया जा सके, ऐसी होनी चाहिए। रेलेवेंट, काम की होनी चाहिए, बेकार की ना हो। एक होती है चीज सच है लेकिन काम की नहीं। तो रेलेवेंट मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो वो ऐसी हो जिससे यूजर के डिसीजन मेकिंग पर इफेक्ट आता हो, रेलेवेंट होनी चाहिए। आपको मैं बोल रहा हूँ कल क्लास है तो सर हाँ ठीक है कल क्लास है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें क्या,
अच्छा पार्थ, कहाँ रहते हो आप? पार्थ रेजिडेंस कहाँ है अपना? सब कुशल मंगल है? सर जे ब्लॉक में। जे ब्लॉक कहाँ? विकासपुरी, जनकपुरी, रजौरी? सर हरिनगर, हरि एन्क्लेव, स्वर्गाश्रम मंदिर के पास। सब ठीक है? जी सर। चलो कोई बात नहीं बेटा, मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा दिया है, आप लेट आए हो, कोई नहीं, मैं तुम्हारे को ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं आपको। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जैसे आप एक मिस्टर ए लड़की देखते समय लड़की में गुण देखता है, लड़की लड़के में गुण देखती है, ऐसी एक यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या गुण देखता है कि इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग की समझने योग्य हो, विश्वास करने वाली हो, काम की हो, रिलेवेंट हो, और उस इंफॉर्मेशन को मैं कंपेयर कर सकूं, यानी ए लिमिटेड को बी लिमिटेड से कंपेयर किया जा सके, यानी कंपैरेबल होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, या मान लो किसी के स्कूल में फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है 20 नंबर का, इन दैट सिचुएशन दिस इज एन इंपॉर्टेंट। आपने सिर्फ नाम याद करने हैं और अपने भाषा में लिख के आना है, क्योंकि बड़े सिंपल वर्ड्स हैं, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। That accounting information should be such that it can be understood by the users. Accounting information provided by the company should be true to the best of the knowledge of the persons giving that information, and the information should be useful and relevant to the user, and information should be such that one company can be compared with the other company. तो अपनी भाषा में आप लिखाएंगे, आपको ये चारों वर्ड्स पता हो, आप रीड मारेंगे और अपनी भाषा में लिख के आएंगे। मैं नहीं चाहता आप रटते रहें जिंदगी भर, कोशिश करें। और अगर कभी कभार ऐसी टीचर मिल भी जाती जो कहते नहीं तो मैं लैंग्वेज के मार्क्स दूंगी, तो फिर कोई बात नहीं, आधा नंबर कट भी जाए, या फिर आप रटें अगर आपको लगता है कि आप रट सकते हैं सारा कुछ। आगे नेक्स्ट टॉपिक है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बच्चों दो यूजर्स हैं, इंटरनल जो घर के लोग हैं, इंटरनल यूजर्स, और जो बाहर के लोग हैं, एक्सटर्नल यूजर्स। तो आपको एक तो वन मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है, कहता है गिव 2 इंटरनल यूजर्स। तो आपको इंटरनल यूजर्स के नाम बताने होंगे। इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आ जाएगा? मालिक लोग, ओनर्स, मैनेजमेंट जो उस बिजनेस को मैनेज कर रही है। बच्चों को ये दोनों सेम लगते हैं, सर सेम ही तो हो गया, मालिक ही तो मैनेजमेंट होगी। सर एम्प्लॉय। हाँ, जो मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। रिलायंस का मालिक अंबानी हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट में और भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और भी मेंबर्स हैं, तो सबको मिला के मैनेजमेंट बोला जाएगा। और हमारे एम्प्लॉइज जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, या वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज या वर्कर्स। एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आ जाएगा? और हमारी इंफॉर्मेशन बाहर वालों में किसको चाहिए होती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्यों चाहिए होती है? उसको टैक्स लेना है, उसको हमारे से क्या लालच है? व्हाट इज द नीड कि उन्हें हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करनी है? गवर्नमेंट हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसलिए यूज करनी है, गवर्नमेंट को देखना है टैक्स भर रहे नहीं भर रहे। सर हाँ जी सर, एम्प्लॉइज स्लैश के लिखा है, वर्कर्स। वर्कर्स। क्रेडिटर्स को हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने हमें उधार दिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकर्स जिनसे हमने लोन लिया हुआ है, इन सबको हमारी टेंशनें क्यों हैं? ये हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों देखना चाहते हैं? क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकर, लोन के टाइम पे पैसे वापस लिए जा सके, जिन्होंने हमें लोन दिया है, इन्हें क्या टेंशन है? इन्हें अपने पैसे की टेंशन है कि कंपनी कमा रही है या नहीं कमा रही है, हमारा पैसा रिटर्न होगा या नहीं होगा। व्हाई दे नीड द इंफॉर्मेशन? दे वांट टू नो कि कंपनी इज गोइंग गुड और नॉट। अगर पार्थ ने किसी को 10 लाख रुपए उधार दे रखे हैं, पार्थ फोन करके पूछेगा हाँ भाई ठीक है ना, जिंदा है ना, हाँ काम सही चल रहा है ना,
ठीक है भाई, ओके बाय। फिर 2 महीने बाद, हाँ भाई क्या हाल चाल है, ठीक है ना सब, बिजनेस अच्छा चल रहा है ना, हाँ अच्छा चल रहा है। तो टेंशन किस चीज की भाई, पैसा दे रखा है, अगले का काम कैसा चल रहा है, कहीं डूब तो नहीं रहा, डूब रहा है तो उससे पैसे निकलवाओगे। रिसर्चर्स को हमारी इंफॉर्मेशन किस लिए चाहिए, रिसर्चर्स को रिसर्च करनी है, डाटा चाहिए। और कौन हो गए, पब्लिक consumers, को एम्प्लॉयमेंट चाहिए कंपनी में, कि कितना Market. कंपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। the consumers, कंज्यूमर या कस्टमर, बहुत बढ़िया। उसे क्वालिटी Investors. उसे क्वालिटी गुड्स चाहिए, बहुत बढ़िया। इन्वेस्टर, Sir, इन्वेस्टर बहुत shareholders. बढ़िया पॉइंट बोला। अब इन्वेस्टर में भी 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक जिन्होंने पैसा लगा रखा है, एक जो सोच रहे हैं लगाने की। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जिसने लगा रखा है वो ये देखता है कि मैं कितने कमा रहा हूं, कंपनी क्या रिटर्न दे रही है मुझे। पोटेंशियल इन्वेस्टर जो सोच रहा है लगाने की, वो ये देखता है कि यार लगाऊं इस कंपनी में, टाटा में लगाऊं, मारुति में लगाऊं, रिलायंस में लगाऊं, किस में लगाऊं। तो इन्वेस्टर बच्चों 2 प्रकार के हैं, एक वो दोबारा से, एक वो जिसने लगा रखा है, दोबारा से, एक वो जिसने लगा रखा है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, वो रिटर्न देखता है मेरे को क्या रिटर्न मिल रहा है। एक वो जो सोच रहा है लगाने की, पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो दोनों को अपने अपने पर्पसेस के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं टाटा में लगाऊं, रिलायंस में लगाऊं, या मारुति में लगाऊं, या इन्फोसिस में लगाऊं, किस कंपनी में पैसा लगाऊं। गॉट इट? Yes, sir. तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, अगर आया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूजर गिव टू इंटरनल यूजर टू एक्सटर्नल यूजर। आप कहोगे ये 2 तरह के होते हैं, इंटरनल के 2 एग्जांपल दिया होगा, ओनर मैनेजमेंट, और एक्सटर्नल के 2 दिया होगा, गवर्नमेंट या कोई और पब्लिक। अगर कहते हैं एंड एक्सप्लेन, तो फिर आपको रीजन भी बताना है कि वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्यों इंटरेस्टेड है, तो उनका लालच भी बता के आना है। इधर आते हैं इंटरनल यूजर में क्या लालच है, ओनर्स को क्या चाहिए इंफॉर्मेशन से। ओनर को चाहिए कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, ओनर कितना उसकी वेल्थ बढ़ गई। मैनेजमेंट को चाहिए कितना बिजनेस ग्रो कर रहा है कंपनी का। और डिसीजन मेकिंग के लिए इसको इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट बंद करना है, कौन सा चलाना है, कौन सा प्रॉफिटेबल है, कौन सा लॉस मेकिंग है, किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी बढ़ानी है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए इसको इंफॉर्मेशन चाहिए। एम्प्लॉइज कह रहे हैं हमारी सैलरी क्या है, हमारे को बोनस मिल रहा है नहीं मिल रहा, बाकी कंपनी के अकॉर्डिंग। कंपनी जितना तरक्की कर रही है उसी प्रोपोर्शन में हमें भी बोनस दे रही है नहीं दे रही, या कंपनी तो बढ़े जा रही है और हम बेचारे गरीब के गरीब ही रह रहे हैं। तो एम्प्लॉइज को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हर एक का अपना अपना लालच है। हाँ जी सर, जो मैनेजमेंट होती है वो वर्कर्स को सारी इंफॉर्मेशन दे देती है। आप प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहे हो तो नहीं देती। अगर पब्लिक लिमिटेड बड़ी कंपनी की बात कर रहे हो तो आप भी ले सकते हो पब्लिक लिमिटेड की इंफॉर्मेशन को। अगर आप भी मांगोगे तो आपको भी मिल जाएगी, क्योंकि आप पब्लिक में आते हो। तो आपको ओके सर। एक रिक्वेस्ट फाइल करनी होती है कि मुझे इस कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो आपके पास राइट है। क्या तो आरटीआई डालते हैं ना, आरटीआई डालते हैं, बिल्कुल। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसके अंदर 10 रुपए की आरटीआई डालनी पड़ती है। आप किसी भी कंपनी, सरकार की भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का आप प्रॉफिट ले सकते हो कि फलाना डिपार्टमेंट क्या कहाँ का पैसे लगा रहा है। कुछ लोग हैं जो आरटीआई के अंदर कवर नहीं होते हैं, जैसे जिस पे आपने पॉलिटिकल मुद्दे सुनते रहते होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के जो फंड्स हैं उस पे आरटीआई में आपको नहीं मिल सकती है। तो वो उनके पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो वो नहीं बताना चाहते हैं, तो इसलिए आरटीआई एक्ट के अंदर उसको कवर नहीं कर रखा है। क्राइम ब्रांच भी सर वो नहीं बताते। हाँ, तो कुछ चीजें ऐसी हैं, रॉ भी उसके अंदर कवर नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट हैं, या फिर उनके पॉलिटिकल उनके बेनिफिट्स है, इसलिए वो आरटीआई के अंदर कवर नहीं करने देते उनको। तो बाकी मेजॉरिटी 95% आरटीआई के अंदर कवर्ड है। किसी भी कंपनी की आप इंफॉर्मेशन प्रॉफिट की मांग सकते हैं। हाँ, आप अगर गौरव बत्रा को बोलो गौरव बत्रा अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन दे दे, तो आप उसके दायरे में नहीं आते हो, तो आपको नहीं मिल पाएगी। हाँ, वैसे अगर दे दे तो बात अलग है एम्प्लॉयर। चलो आगे, लास्ट टॉपिक,
लास्ट टॉपिक सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये वैसे हट गया है सिलेबस से। सर कोई नहीं, फिर भी पढ़ा दो नॉलेज के लिए थोड़ा सा। पढ़ा दें इसको। यस सर। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्लास। हमारे अकाउंटिंग के दो सिस्टम हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम, एक डबल एंट्री। और बुक का नाम ही आपने देखा है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो इससे Yes, आपको sir. पता लग रहा होगा असली सिस्टम कौन से वाला है। इसका दूसरा नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसके अंदर ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं की जाती। ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। इसमें आप सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करते, इसमें सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इसमें कुछ ट्रांजैक्शन का एक पार्ट रिकॉर्ड कर लेते हो, वन पार्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। ये कंप्लीट सिस्टम है ही नहीं। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है भाई? अब आप कहो कि सर अकाउंटिंग, आज तक आपने पूछा नहीं, ये पूछना चाहिए था वैसे, सर अकाउंटिंग सबको बनानी होती है, ये आज तक आपने नहीं पूछा। तो अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन करो सर अकाउंटिंग सबको करनी होती है, तो मैं कहूँगा नो, अकाउंटिंग सबके लिए अनिवार्य नहीं, कंपलसरी नहीं है। अब एक चाय वाला चाय बेच रहा है, क्या वो अकाउंटिंग करेगा? एक आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है, चलो थोड़ा और बड़े लेवल पे चलते हैं। एक दुकानदार जिसने स्पेयर पार्ट की दुकान खोली हुई है, एक दुकानदार जो छोटी मोटी आइटम बेचता है, बच्चों की टॉफियां वगैरह, चिप्स वगैरह रखे हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी हुई हैं, बुजुर्ग सा बंदा है, अपना खर्चा काटने के लिए ये छोटी छोटी आइटम बेच देता है। पूरे दिन में 2000 रुपए की सेल होती है, जिसमें वो 10-15% कमाई है, तो 2000 की सेल में वो 300-400 रुपए कमा लेता है। तो क्या ऐसे बंदे को भी अकाउंटिंग करनी है? द आंसर इज नो। नो सर। तो अकाउंटिंग की एक लिमिट है जो हम कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे, जहां लिखा हो कि इतनी सेल होगी तो अकाउंटिंग करनी जरूरी है। तो ऐसे लोग फिर हिसाब कैसे रखते होंगे? तो ऐसे लोग जो हिसाब रखते हैं उसे बोलते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। उन्होंने भी हिसाब तो रखना है किससे कितना लेना है, क्योंकि वो भी उधारी पे माल बेच रहे हैं, उधारी पे माल खरीद रहे हैं, तो उन्हें हिसाब तो रखना होता है। दैट अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसमें वो सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश वाली नहीं रिकॉर्ड करते। तुम चिप्स लेने गए, तुम्हें चिप्स दिया, पैसे लिए, खत्म बात, वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्रेडिट वाली रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट वाली में भी जो लेना देना है। अगर तुम उधार पे चिप्स लेके आए हो तो वो तुम्हारा नाम लिख लेंगे, भैया 10 रुपए लेने, 20 रुपए लेने, 50 रुपए लेने, 100 रुपए लेने। तो सारी ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करते, सिर्फ अपने काम की पर्सनल नेचर वाली रिकॉर्ड कर लेंगे, जहां पे उनको फ्यूचर के लिए वो रेफरेंस चाहिए। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शन सारी रिकॉर्ड होंगी। तो कौन सा बढ़िया सिस्टम है, कौन सा ट्रू प्रॉफिट बताएगा? दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। कौन ज्यादा साइंटिफिक है? डबल एंट्री सिस्टम। तो हमारे एग्जाम में क्या आने वाला है? मीनिंग के तो चांसेस कम है कि मीनिंग आए। जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जो इसके अंदर एग्जाम में आता है और तुम्हारी बुक में दे रखा है, वो है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। हम किसी कहते हैं सिंगल एंट्री जो है ना, वो बढ़िया सिस्टम नहीं है। सिंगल एंट्री इज नॉट अ गुड सिस्टम। इसमें प्रॉफिट सही नहीं है, गलत प्रॉफिट आएगा, ये साइंटिफिक सिस्टम नहीं है, ये रिलायबल नहीं है। तो हम इसे लंगड़ा सिस्टम कहते हैं, लंगड़ा, क्रैम। याद रखने का तरीका, क्रैम, क्रैम्स, f की पावर 3, क्रैम्स f की पावर 3 हमने शॉर्टकट बना लिया याद रखने के लिए कि सिंगल एंट्री मजबूत सिस्टम नहीं है। तो हमने उसको याद रखने के लिए बोला लंगड़ा सिस्टम है, इसको क्रैम्प आ गया, इसको चोट लग गई है,
तो डबल एंट्री बढ़िया है, तो याद रखने के लिए हमारा शॉर्टकट तैयार हो क्रैम्स, f की पावर 3। अब आप सर तो ये सारे एडवांटेज लिखने पड़ेंगे? नहीं, चार या 5 जितने नंबर है, अगर 4 नंबर का है तो 4 लिख के आपने एक्सप्लेन करना है। मैंने पिछली क्लास में बताई थी ये बात। हम तो 9 याद करा देंगे, लेकिन आपको 4 लिख के आने हैं। डिस्काउंट दे के आना तो 4 नंबर में एक फालतू लिखो, 5 लिखा हुआ है, तो 4 में 4, 5 में 5 और एक्सप्लेन करके आ जाओ। सर डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम की आवाज कट गई बेटा आपकी। आवाज सर कट गई। डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में डिफरेंस बिटवीन आता है? मैं भी कराता हूँ उसको, जो चीजें भी नहीं पढ़ाई मैं अभी वो सब कवर हो जाएगा। पहले जरा सारे बुक खोल लो और सी वाला पॉइंट ढूंढ के बताओ कौन से वाला। नई वाली बुक खोल लो, सबके पास है अपनी अपनी बुक। सर कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये सहज ने चौका मार दिया बच्चों, ये सहज ने चौका मार दिया। जरा देखो, बाकी भी देखो जरा। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, ये पहला सहज ने बता दिया। अगला कोई और बताएगा सहज के अलावा? कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी, वो तो एस से होगा ना सर? सी से कंपैरेटिव स्टडी होगा और शायद आर से कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। कंपैरेटिव स्टडी बिल्कुल ठीक है जी। सहज आपका गलत हो गया है। अब बताओ आर से। कंप्लीट रिकॉर्ड। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, ए से देख के बताओ। So arithmetic accuracy of accounts is ensured. Arithmetical accuracy is maintained. आगे एम। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। नहीं, एम रह गया। एम Helps सर management in मैनेजमेंट एंड decision-making. डिसीजन मेकिंग। helps management in decision making. इट्स मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। P, Full details for डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। बिल्कुल determining profit and loss. आगे एस, आप सोचो। साइंटिफिक मैं ये आपसे क्यों Scientific बुलवा रहा हूं, system. ताकि आपको ये लगे कि जो वर्ड अल्फाबेट लिया है, क्या ऐसा अल्फाबेट लिया है सर ने जो हमें समझ आएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एस को देख के पहचानो कि कौन से वाला पॉइंट है जिसको आप कहोगे हाँ यार ये तो हमें भी देख के समझ आ रहा है कि एस से यही वाला पॉइंट उठाया होगा। जल्दी बताएं। साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी। अब एफ के 3 पॉइंट है, बोले कौन कौन से बचे? detection of fraud and misappropriations. नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक अभी अभी बोला डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिसअप्रोप्रिएशन, और एक और होगा इसके अंदर, देखो जरा, फुल कंट्रोल फुल डिटेल्स ऑफ पर्पस फॉर द पर्पस ऑफ, फुल डिटेल फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल, फुल डिटेल फॉर द पर्पस ऑफ, for the purpose of control. कंपैरेटिव स्टडी, तो एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बन गया क्रैम्स। क्रैम्स कैसे याद आएगा? कहानी क्या है? सिंगल एंट्री लंगड़ा सिस्टम है। लंगड़ा क्यों है? क्योंकि अधूरा है। अधूरा क्यों है? क्योंकि सही प्रॉफिट नहीं बताता, बदतमीज है। अब सही प्रॉफिट नहीं बताता तो इस पर विश्वास कौन करे? तो रिलायबल भी नहीं है ये। अब बच्चे ने कहा सर डिफरेंस निकाल दो, फिर डिफरेंस यहां से निकालो, फिर यहां से निकालो, फिर डिफरेंस बोलो बच्चों, इसमें से डिफरेंस के पॉइंट कौन कौन से होंगे? Complete record is maintained in double entry system, whereas in single entry system complete record is not maintained. ये लो जी, पहला डिफरेंस इन्होंने बता दिया। और कोई बताए? कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल इन डबल एंट्री सिस्टम बट इन सिंगल एंट्री बिकॉज अकाउंट्स आर नॉट कंप्लीट, तो कंपैरेटिव स्टडी वुड बी वेरी डिफिकल्ट। और अच्छा डिफरेंस, So determining of profit or loss would be difficult. डिटरमाइनिंग करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस लिख देते, ज्यादा अच्छा वर्ड होगा। बुक में करेक्ट वर्ड लिखा है, देखना जरा, ज्यादा बढ़िया वर्ड है करेक्ट। बुक में देखो करेक्ट लिखा नहीं लिखा। तो जो नहीं डबल लिखा। एंट्री है लिखा है करेक्ट वर्ड। No sir.
नहीं लिखा, करेक्ट वर्ड नहीं लिखा, लेकिन ज्यादा बढ़िया था अगर लिखा होता। तो इससे डिफरेंस बन सकता है कि इन सिंगल एंट्री करेक्ट प्रॉफिट डिटरमाइन नहीं होता, लेकिन इन डबल एंट्री करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन हो पाता। और डिफरेंस वाला पॉइंट, और बच्चों को डिफरेंस वाला पॉइंट, सर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी डिटरमाइन नहीं हो सकती। इससे बढ़िया हो सकता है। और कोई पॉइंट देख सोचो। Scientific studies maintained in double entry system. और सर फाइनेंशियल पोजीशन। एक पॉइंट बनेगा मीनिंग वाला पॉइंट। सबसे पहला डिफरेंस का पॉइंट, कभी भी किसी में भी लाइफ में डिफरेंस आए तो सबसे पहला मीनिंग वाला लिखना है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड। तो सबसे पहला तो डिफरेंस वाला पॉइंट लिख देना, मीनिंग वाला। और इसके अलावा आप कंट्रोल वाला पॉइंट भी बना सकते हो। Fraud and misappropriation can be detected in double entry system, but in single entry system it would be difficult to detect the fraud and misappropriation because accounts are not complete. तो ये भी एक डिफरेंस का पॉइंट बना सकते हो, लेकिन डिफरेंस आएगा नहीं एग्जाम में क्योंकि तुम्हारी बुक में नहीं है। समस्या ये है। तो स्कूल टीचर जो देगी वो देगी जो कोर्स की बुक में है। तो हमारे कोर्स में एडवांटेजेस दे रखा है तो एडवांटेजेस ही आएगा। अब अगर कोई कहे सर जो इसके एडवांटेज हैं क्या वही सिंगल एंट्री के डिसएडवांटेज भी होंगे? यस, जो इसके एडवांटेज है वो उसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे। तो अगर उसके डिसएडवांटेज आ गए तो यहीं से बना देना उल्टे, लेकिन आएंगे नहीं, आएंगे नहीं। समझ रहे हो बात को? सर एक बार ये पहले दो है समझा दो। कंपैरेटिव स्टडी, जब आप अकाउंट्स प्रॉपरली बना रहे हो, आपका कंप्लीट अकाउंट्स बना रहे हो, वो ये वाला एफ वाला जो नॉलेज ऑफ FI, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अभी हमने यूजर पढ़ रहे थे। यूजर किस चीज की इंफॉर्मेशन मांगते थे? अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन ही तो मांगते थे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही तो देता था। किसको? सबको, मालिकों को भी देता था, मैनेजमेंट को भी, एम्प्लॉयज को भी, गवर्नमेंट को भी, क्रेडिटर को भी। तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन सिंगल एंट्री कंप्लीट ही नहीं होता तो इंफॉर्मेशन कहां से देगा? और सर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मैन, हाँ जी सर दूसरे वाला डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिसअप्रोप्रिएशन। जब आपने अकाउंट्स पूरे बना रखे हैं तो अभी आप एक चैप्टर पढ़ेंगे हमारे साथ, चैप्टर नंबर 11, ट्रायल बैलेंस। अगर आपने अकाउंटिंग में गलती कर दी तो ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट मैच ही नहीं करेगा, एक मैच ही नहीं करेगा। तो फ्रॉड या मिसअप्रोप्रिएशन कुछ होगा तो इट कैन बी इजीली डिटेक्टेड इन डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि यहाँ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मेंटेन होती है, वहां अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मेंटेन ही नहीं होती, इसलिए फ्रॉड और मिसअप्रोप्रिएशन को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है सर। जरा सुना रहे बच्चों, क्रैम्स F की पावर 3 कौन सुनाएगा? जरा याद करो। आपने पिछली क्लास में कहा था कि आप सारे ही सुनोगे। हाँ, इसके बाद सुनूंगा, पहले ये वाला सुनूं, फिर रिवीजन कराता हूँ पूरे चैप्टर की, फिर पूरे चैप्टर की रिवीजन कराता हूँ, फिर सबसे सुनता हूँ ये कौन कौन याद करके आया। पहले इसको सुना दो, क्रैम्स F की पावर 3। इस एक डिफरेंस से, इस एक एडवांटेजेस के पॉइंट से आपको अगर शॉर्ट नोट आ गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डबल एंट्री सिस्टम, तो इसी क्रैम्स F की पावर 3 से शॉर्ट नोट आप बना दोगे। इन सारे पॉइंट को जोड़ के पैराग्राफ फॉर्म में लिख दोगे, सारे पॉइंट्स को जोड़ के पैराग्राफ फॉर्म में लिख दोगे। डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। इट इज अ सिस्टम, कंटिन्यूटी में, इट इज अ सिस्टम इन विच अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इज मेंटेन्ड, which helps in detection of fraud and management, misappropriation. It is a scientific system which helps the management in decision making. This method provides correct information about the profit and loss and helps for the purpose of control. तो उसी को आप उन्हीं बातों को, सारी बातों को मर्ज करके जब लिख दोगे
तो पैराग्राफ फॉर्म में बन जाएगा। अगर 3 नंबर का शॉर्ट नोट आ गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डबल एंट्री, तो यही क्रैम्स एफ की पावर 3 शॉर्ट नोट में भी काम आएगी, डिफरेंस में भी काम आएगी, एडवांटेजेस में भी काम आएगी, और उसके डिसएडवांटेज आ गए तो वो यहीं से बना देंगे। समझ रहे हो सारे? कोई सुना रहा है? क्रैम्स एफ की पावर 3। अगर एक आधा नहीं भी सुना पाए कोई बात मैं नहीं, कौन सा सुनाऊं? हमें 9 लिख के आने सर हैं, मैं सुनाऊं? हमें तो 4 या सुन- 5 लिख के आने हैं। हाँ जी दीक्षिता, या जिसने ही पहले बोला था वो सुना दे, मुझे नहीं समझ आया किसने पहले बोला। Comparative study, हाँ जी complete record, हाँ जी arithmetical accuracy is maintained, ठीक है जी, ठीक है, determining profit and loss, बहुत बढ़िया। हेल्प्स मैनेजमेंट इन helps डिसीजन मेकिंग, management in decision making, बहुत scientific बढ़िया, system, बहुत बढ़िया, full details for the purpose of control, बहुत detection बढ़िया, of frauds and misappropriation, बहुत बढ़िया, knowledge of financial information. बहुत बढ़िया। हाँ जी, और दूसरा बच्चा। Sir, comparative study, यस complete record of transactions, यस, arithmetical accuracy of accounts, मजा आ गया, जल्दी दी, determining profit and loss, बहुत बढ़िया, helps management in decision making, ठीक है जी, scientific system, ठीक है जी, knowledge of financial information, detection of frauds and misappropriations, or full details for purpose of control. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 बच्चों ने सुना दिया, कोई और सुना रहा है क्या? सहज? सर ट्राई करूं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ट्राई करना। सर सी से कंपैरेटिव स्टडी, हाँ जी सर आर से कंप्लीट रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड, हाँ जी, सर ए से अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, मस्त। और सर एम से एम से पी गायब हो गया, बोली सर दे रहे। एम, पी पी भी तो बोल, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ सर प्रॉफिट और लॉस भी, एम मैनेजमेंट वाला पॉइंट है, यस सर। सर एस से साइंटिफिक स्टडी, बहुत बढ़िया। सर एफ, ये लास्ट जो एफ है इससे नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यस सर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, यस, और सर फुल डिटेल्स ऑफ द पर्पस ऑफ कंट्रोल। बहुत बढ़िया। तो हमें कौन सा सारे सुना लिख के आने एग्जाम में? 9 हमने याद कर लिया, हमें तो 4 या 5, 4 नंबर से बड़ी थ्योरी नहीं आएगी, तो 4 पॉइंट याद होने चाहिए, हमने तो 9 याद करा दिए। और शुरू में चलते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में चलते हैं, सारा चैप्टर रिवाइज करते हैं फटाफट से। हाँ जी, बर्फी भी कौन सुना रहा है? बर्फी भी Sir, मैं सुनाओ जी, बर्फी भी। बी protecting business assets, यस assistance in management, यस, अभी सुना दूं? recording transactions, हम्म determining financial position. यस, I say communicating information to users. और P से डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। फ्लेयर सुना रहे हो? अगला बच्चा जो कह रहा था बीच में, वो बच्चा फ्लेयर सुना है। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन सुना। Preparation of financial statement, ओके, completing legal formalities, assisting the बढ़िया, management in decision making, providing financial information to users, recording or maintaining records. मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। और को अब अगला बच्चा कोई एनपीओ और बुक कीपिंग का डिफरेंस सुनाए। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस, एनपीओ एस की पावर 3, एनपीओ एस की पावर 3 किसी को याद नहीं है तो सबसे आसान है इन दोनों को छोड़कर। सर इसकी फुल फॉर्म याद है? मैं बोलूं? नहीं, दीक्षित और सोनल को छोड़कर।
कोई नहीं पार्टिसिपेट कर रहा। और सर मैं सुनाऊं? नाम बोलो। निहारिका। हाँ निहारिका बोलो ना। Nature, bookkeeping routine, accounting dynamic, performance, bookkeeping junior, accounting senior, यस objective, bookkeeping, recording and classifying, accounting, profit determination and communication, scope in bookkeeping, identifying, measurement, recording and classifying, accounting, summarizing, interpreting and communication, stage, bookkeeping. It is done by primary accounting, secondary, special skills. Bookkeeping does not require any special skills and accounting requires special skills. मस्त है जी, मस्त है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये हमने ये सारा रिवाइज किया हुआ है। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, दिल्ली कार्स, डेली कार्स कौन सुना रहा है? इन तीनों को छोड़कर लड़कियां बाजी मार रही है बच्चों। सर मैं सुनाऊं? ये मैं नाम बोलोगी? मैं सुना दूं सर? हाँ सृजन आ गया जी। चलो लड़कों की इज्जत रखने कोई तो आया। सर मैं भी सुना सकता हूँ। कौन? सुनाओ ना फिर। सर मैं भी सुना सकता सर। हाँ तो बुलाओ ना। सृजन पहले सुना रहा है, दिल्ली कार्स। सर डी सर हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। हाँ जी। ई सर एविडेंस इन कोर्ट। यस सर फैसिलिटेट लोन्स। यस सर हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। यस सर प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यस सर कंपैरेटिव स्टडी। यस ए सर असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक। आर सर रिप्लेसेस मेमोरी और एस से हेल्प्स इन सेल ऑफ बिजनेस। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अगला कोई और बच्चा कहता है बॉयज में। सर यही सुनाने? नहीं, लिमिटेशन पर्दे सुना रहे हो। मम्मी तुम्हारी गलतियों में पर्दे डालेगी। सर पी से इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। यस। ए से इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। यस। आर से प्रोवाइड्स अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया। डी से विंडो ड्रेसिंग। और ई बढ़िया। से अकाउंटिंग इज नॉट एग्जैक्ट। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के 3 नाम। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो हमारे कोर्स में है, एक और बॉय, वन मोर बॉय वाज देयर। सर मैं सुनाऊं? हाँ जी। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हाँ जी। कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ जी। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत बढ़िया। थोड़ा बहुत बता पाओगे क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग किससे डील करती है? Sir deals with income, capital, profit, asset, liability, financial position. Yes. And cost accounting? Sir deals with determination of cost of product. बहुत बढ़िया। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग? Sir deals in decision making, policy making. बहुत बढ़िया। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। सर सुनाऊं? सर मैं सुनाऊं? सर मैं सुनाऊं? Sir मैं सुनाऊं? जो सुना चुका उनको छोड़कर, जो सुना चुका उनमें से उनको छोड़कर कोई नया बच्चा जिसने ना सुना है। सर हाँ जी। इसमें अंडरस्टैंडेबल रिलायबल वाले पॉइंट्स आएंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर अंडरस्टैंडेबल, हाँ जी अंडरस्टैंडेबल, रिलायबल, यस, रेलेवेंट और कंपेरेबल। और एक और कंपैरेबल। मस्त। यूजर, इसके बाद हमने किया था इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर बताओ कौन कौन से, जिनको याद है। मैं बताऊं? नहीं, गर्ल्स में सुना चुके। कौन है ये? मैं बताऊं? जो सुना चुका है उसको छोड़ के कोई है क्या नया बच्चा जिसने आज कुछ ना सुना अब तक? सर मैं सुना दूं? नाम बोलो। सोनल। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा क्योंकि दिख नहीं रहा। Sir मैं सुनाऊं? जिसने ना सुनाया उसमें से, जिसने अभी तक कुछ ना सुनाया हो, जैसे हार्दिक है अभी, और अक्षत भी सुना सकते हैं। अक्षत ने भी कुछ नहीं सुनाया शायद। तो पर्दे मैंने ही सुनाया है। पर्दे सुनाया था? हाँ उसने सुना दिया।
हार्दिक है, मोरिन है, रियांशी है, पार्थ है। इनमें से कोई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो कोई भी सुना दो, चलो। इनमें से नहीं आ रहे। सर मैं सुनाऊं? हाँ जी सुनाओ। इंटरनल यूजर्स में है ओनर्स, वर्कर्स और मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूजर्स में बैंक्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, बैंक क्रेडिटर, Investors. Money customer and lenders. public. Researchers. Sir, consumers. रिसर्चर भी है, रिसर्चर। सर बोला था। हाँ, और इनका लालच भी लिख के आना अगर एक्सप्लेन आ गया तो। सबका लालच पता होना चाहिए, किस किस का क्या लालच है, कौन इंफॉर्मेशन को क्यों देखना चाहता है। ओनर प्रॉफिट के लिए, वर्कर सैलरी बोनस के लिए, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए। एक्सटर्नल में अगर आ जाए तो बैंक क्रेडिटर फाइनेंशियल पोजीशन अपने रीपेमेंट के लिए, गवर्नमेंट टैक्स के लिए, इन्वेस्टर दो हैं, रिटर्न्स के लिए या फिर कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। कस्टमर को अच्छे गुड्स चाहिए, पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट चाहिए और रिसर्चर्स को डाटा चाहिए। लास्ट आज का हमारा Sir, क्रैम्स एफ की पावर 3। सर मैं सुनाऊं? अरे वाह, मजा आ जाएगा मोरन, सुनाओ। सर सी से कंपैरेटिव स्टडी, यस आर से कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, यस ए से अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज मेंटेन्ड, यस फिर एम से हेल्प्स इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, और पी से डिटर्मिनिंग करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, और एस से साइंटिफिक स्टडी, एफ डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स और मिस अप्रोप्रिएशन, और फुल डिटेल्स फॉर पर्पसेस ऑफ कंट्रोल, और नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो होप आपको मजा आ गया। चैप्टर 1 पढ़ के दुनिया परेशान होगी और आपको सबको टिप्स पे है। बस आप याद रखिएगा, ऐसी थ्योरी आपकी होती रहेगी। 12th के अंदर बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगा आपको इसी तरीके से। सारे निमोनिक्स बना रखे हैं 12th के अंदर भी। तो 12th के अंदर भी 12th में आपकी अकाउंट्स सारी नहीं पढ़ाओगे? अकाउंट्स भी पढ़ाऊंगा, तो थ्योरी अच्छा। अकाउंट्स तो पढ़ाऊंगा 12th में बिजनेस भी पढ़ाऊंगा। और 12th में आपको बिजनेस में ऐसे ही निमोनिक्स मिलेंगे और सारी टेंशनें मैं ले लूंगा 12th में, थ्योरी की भी। अभी अकाउंट्स ही पढ़ाएंगे 11th में। अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय है, टेक केयर है। चैप्टर 2 शुरू करेंगे और उधर सारे आ रहे हैं मॉरिन को छोड़कर, बाकी नहीं, काफी नहीं आ रहे। अभी आप 8 से 9 में आएंगे सारे। और जो हमारी एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी, फॉर द टाइमिंग मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस को अभी रोका हूँ 1-2 दिन। तो अभी हम परसों मिलेंगे वापस इसी टाइम पे 8 बजे और चैप्टर 2 शुरू करेंगे। सर कल Okay, 6 to sir. 7 नहीं आना फिर? हाँ जी, 6 to 7 कल। नहीं 6 to 7 तो आना है। वो कोई एक्स्ट्रा चल रही थी, वो समझ गए हैं। सहज है और मनन है, उनकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी। सहज, 6 to 7 मनन। में हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? क्योंकि उसमें भी हाँ तो जी? हमने खत्म कर दिया। क्या कह रहे हो? तो 6 to 7 में भी तो हमने एक चैप्टर खत्म कर दिया अपना, जर्नल एंट्री वाला। हाँ, उसमें आगे बढ़ेंगे। अभी आज एक क्लास लग जाएगी तो इन्हें मैं बाद में बुलाऊंगा। कल की जगह, कल फ्राइडे है ना, इन्हें मैं मंडे से बुलाऊंगा। मंडे से तुम लोगों को 6 to 7 में भी सबने आना है। कोई जाए ना क्लास से। एक बच्चा भी चला गया, कौन चला गया पता नहीं। मंडे में आपको 6 to 7 मंडे से भी आना है। कल में अभी जर्नल एंट्री के डाउट्स में निकल जाएगी क्लास। तो मंडे से आपको आपके डबल बैच होंगे। जितने भी जर्नल एंट्री में नहीं आ रहे थे उन्हें मंडे से 6 to 7 में आना है और टीटीएस में 8 to 9 तो चल ही रहा है। गॉट इट? Okay, sir. ओके Yes, सर। ओके जी, बाय बाय। Bye, sir. बाय Okay, सर, sir. थैंक यू। Bye, अब sir. जिनकी जुलाई की इंस्टॉलमेंट नहीं आई है सबमिट करा दे प्लीज।